यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं समझ रहा था कि कोई तालाब नुमा जगह है, लेकिन इस तालाब से फिर आगे पानी बह रहा है और यहीं पर चश्मा है। इस ज़मीन से ये पानी निकल रहा है। साल के 12 महीने पानी देने वाला ये खूबसूरत चश्मा उस खित्ते की पहचान है जहाँ ज़िंदगी सादा मगर फितरत के रंग निराले हैं। इस दूर दराज कस्बे में दही ज़िंदगी की झलक नुमाया है। यहाँ सदियों से इंसानी आबादियाँ अपनी दास्तान सुनाती आ रही है। जंगली हयात से भरपूर यह इलाका बजा तौर पर सिंध का कोहिस्तान कहलाता है। आइए इस यादगार सफ़र की कहानी आगाज़ से जानते हैं। इस जानिब है दुरेजी और दूसरी तरफ है तोंग। तोंग इस मकाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हमने तोंग की तरफ जाने का इरादा किया है। तोंग डिस्ट्रिक्ट जामशोरो सिंध में है। और तलंगा डैम जहाँ से हम आ रहे हैं, तलंगा डैम इस मकाम से 9 किलोमीटर दूर है, जो इस पहाड़ के दूसरी तरफ है। हम बहुत दूर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ रुकने का मकसद ये है, जो हमारे मकामी भाई है मुख्तियार दुरेजी के रिहायशी है, वो ये चट्टान हमें दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ये बड़ी चट्टानें हैं और यूँ दिख रहा है जैसे ये कोई 3 हिस्सों में किसी ने इसको काट कर रख दिया हो। 1, 2, 3, बल्कि बहुत से हिस्से हैं। 3 हिस्से वो रहे, 3-4 हिस्से इस तरफ भी है। इसके बारे में मकामी तौर पर एक रिवायत भी मशहूर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से वो मंसूब करते हैं कि उन्होंने तलवार से या किसी ज़रिए से इस पर जब चोट लगाई तो ये चट्टान जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गई। एक मकामी रिवायत है, वैसे तो ये चट्टान है। तो देखिए, आप इस चट्टान को देखिए किस तरह ये ऊंचाई में है और यूँ दिख रहा है किसी ने इसको काटा हो, लेकिन कुदरत की सनाई है। इन पहाड़ों में इस तरह अजीब व गरीब तरह के आपको खदोखाल नज़र आएंगे। रास्ते में आते हुए, दुरेजी की तरफ भी आते हुए, हमने बहुत से ऐसे पहाड़ देखे थे जो शक्ल सूरत में, खदोखाल में मुख्तलिफ थे। अब ये चट्टान भी आप देखिए। और दूसरी बात, यहाँ जो पहाड़ है उसमें सुर्खी भी नज़र आती है। अब ये सुर्ख चट्टानें हैं, इस तरह ये सामने है आपके, ये सुर्ख चट्टान है, ये भी सुर्ख है और सफ़ेद चट्टानें भी है। भाई कहाँ जा रहे आ रहे हो भाई, गिर ना जाए। अच्छा। कटाई देख रहा हूँ ना, कटाई बड़ी प्यारी। अब ये देखिए ना, ये देखिए, ऊपर से तो खैर फासला ज़्यादा है, नीचे बहुत कम है, यानी आपस में ये चट्टान एक साथ नज़र आ रही है। तो वही बात कि जैसे कोई चट्टान कटी हो बीच में ना, तो यूँ दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो हिस्सा मैं वहाँ से दिखा रहा था, अब यहाँ से भी देखिए, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अब ऊपर से आप नज़ारा कीजिए और फिर ये नीचे देखिए। एक रास्ता यहाँ से भी गुज़र रहा है। भाई शाम का वक्त है, यहाँ कुछ छुपा ना हो। कैसी तंग जगह है भाई। अब यहाँ पर भी एक रास्ता गुज़र रहा है। एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ जानवरों की पनाहगाह है। अब देखिए इस तरफ भी, ये जो चट्टान है ना, इसके नीचे बाकायदा जगह बनी है जैसे किसी जानवर ने इसको खोदा हो। ये नरम मिट्टी नज़र आ रही है और एक जानवर के बैठने की जगह है। अब यहाँ क्या हो सकता है नहीं मालूम। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पर भी बाकायदा जगह नज़र आ रही है कि जानवर के पाँव के निशानात हैं और इस मकाम को नीचे खोदा गया है। आगे भी यही मंज़र है, यानी हर तरफ इन पहाड़ों में यहाँ जंगली हयात तो है, जंगली जानवर है, उनकी पनाहगाहें हैं। तो हम कभी कभी इस तरफ रुख कर लेते हैं, लेकिन यह है कि एहतियात के साथ आना चाहिए। सूरज गुरूब हो चुका है और हमने दुरेजी से सफ़र शुरू कर लिया है। दुरेजी से वैसे हम बहुत दूर आ गए। यहाँ बोर्ड पर आप देखिए, तोंग 15 किलोमीटर है, हमने तोंग जाना है। ताना बोला ख़ान 81 किलोमीटर है। टिको बारान 23 किलोमीटर इस जानिब है और तलंगा डैम 9 किलोमीटर। हम 9 किलोमीटर तलंगा डैम से ही नीचे उतर कर यहाँ आए हैं और हमारे बैग पर है दुरेजी। तो वैसे दुरेजी से तोंग मैंने गूगल मैप पर देखा था, तकरीबन 39 किलोमीटर दिखा रहा था, यानी दुरेजी टाउन के अंदर से।
तो अब यहाँ से 15 किलोमीटर का फ़ासला हमें तय करना है। इसका मतलब कि हम कोई 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, यानी इस मकाम से दुरेजी तकरीबन 25 किलोमीटर हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब आगे जो सफ़र है वो अंधेरे में होगा, कोई आधा घंटा रोशनी है, उसके बाद फिर मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा और यकीनन हम आधे घंटे में इस रास्ते को क्रॉस कर लेंगे। और ये वो रास्ता है कि इसके ज़रिए से हम बलूचिस्तान की हदूद से निकलकर सिंध में भी दाखिल होंगे। अब नहीं मालूम क्या कोई ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट होगा, वहाँ पुलिस कोई चेक पोस्ट होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा कुछ नहीं मालूम। फ़र्स्ट टाइम इस रूट से मैं गुज़र रहा हूँ। अलबत्ता ये मालूम हो सका है कि ये रास्ता सीधा जा रहा है और साफ़ सुथरा रास्ता है, साफ़ सुथरी सड़क है। इस तरह वाटर क्रॉसिंग ज़रूर आएंगी, लेकिन बरसात का मौसम नहीं है, यानी पानी हमें नहीं मिलेगा और हम आराम सुकून से गुज़र जाएंगे। वैसे गुज़रने से पहले मैंने मकामी दोस्त जिनके पास हम तोंग जा रहे हैं, यानी मोहम्मद बख्श लोहरानी साहब जो साबिक नाज़िम भी हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन पर पूछा था क्या ये रास्ता पुरअमन है। उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये रास्ता पुरअमन है, यहाँ पर किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में वाक़ है, यानी हम बलूचिस्तान से निकलकर सिंध में दाखिल होंगे और ये जो एरिया है ये कीरतर नेशनल पार्क का फैलाव है। बल्कि असल कीरतर नेशनल पार्क यही एरिया है जहाँ पर ये बारान का इलाका है, तोंग है और टिक्को बारान है। आगे फिर बारान नदी भी यहाँ से गुज़रती है। करचाट का एरिया है जो कीरतर नेशनल पार्क जिस एरिया के लिए कहा जाता है वो दरअसल यही है। कीरतर नेशनल पार्क बहुत वसी है, 3100 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें जामशोरो ज़िला का बहुत बड़ा हिस्सा है, दादू ज़िला है, मलीर ज़िले का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। तो मोहम्मद बख्श लोहरानी साहब जिनसे हमारा रब्ता बना वो भी फ़ेसबुक के ज़रिए से, दरअसल जब मैं दरावत डैम की तरफ गया था तो उन्होंने वो वीडियो मेरी देखी थी और फिर बाद में कमेंट किया कि आप तोंग आए मेरे पास और तोंग पर वीलॉग करें। तो तोंग लफ्ज़ मेरे लिए एक अजनबी लफ्ज़ था, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना, तो मैंने फिर इसको सर्च किया कि तोंग है क्या। तो जब देखा कि तोंग तो कीरतर नेशनल पार्क के सेंटर में है, तो मुझे फिर तजस्सुस हुआ कि मैं यहाँ चलूँ और देखूँ। तो फिर उनसे मेरा रब्ता बना और उसके बाद उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं, या तो आप M9 यानी सरी से आए या फिर दुरेजी बलूचिस्तान से आए। लेकिन दुरेजी का रास्ता साफ़ है और सरी की तरफ रास्ता खस्ता हाल है। तो हमने फ़ैसला किया कि चले इस बहाने हम दुरेजी भी देख लेंगे, यानी बलूचिस्तान की हदूद से सिंध में दाखिल होंगे और ये जो एरिया है यहाँ का लैंडस्केप है वो भी देख लेंगे। अगरचे यहाँ आबादी नहीं है और ना ही कोई दुकान है, ना किसी किस्म का ढाबा है। अलबत्ता एक अच्छी बात यह है कि रोड बिल्कुल साफ़ है। जैसी सड़क यहाँ बयाबान जंगल में बनी है, ऐसी सड़कें हमारे शहरों में खाल खाल मिलती है। ये पहली गाड़ी है जो बहुत दूर से दिखाई दे रही है। कार है, गालिबन 2 लाइटें नज़र आ रही हैं, वरना यहाँ कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आई। नहीं, मोटरसाइकिलें हैं, 2 मोटरसाइकिलें हैं। लगता है हम तोंग पहुँच चुके हैं। यहाँ महदूद सी आबादी है और एक टावर मुझे नज़र आया। लोहरानी साहब ने कहा था कि अगर राब्ता ना बने, चूँकि रिमोट एरिया है, मुमकिन है कि सिग्नल काम ना करे, तो आपने या तो किसी से पूछ लेना है कि मोहम्मद बख्श नाज़िम साहब। और दूसरी निशानी यह है कि इस टावर के पीछे ही मेरी औता कि आप वहाँ पहुँच जाए। अब यहाँ ये रोड तकसीम हो रहा है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ग्वादर। अच्छा, ग्वादर भी यहाँ से दिखा रहे हैं। 780 किलोमीटर, हप 155, दुरेजी 35, हम 35 किलोमीटर यहाँ आ चुके हैं। टेको बारान 38, तलंगा डैम 24। ठीक है जी, हम इस वक्त तोंग में हैं और रात का अंधेरा है। यहाँ का नज़ारा हम सुबह ही करवाएंगे। लोहरानी गरीब खाना तोंग, मेरे घर की रौनक क़याम मेहमान तक है। वाह, क्या कहने। हमारे दोस्त आरिफ भाई और एक ख़ूबसूरत सेटअप है जो लोहरानी साहब अब आएंगे, उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो रात पुरसकून गुज़री, पुरअमन इलाका है। बल्कि रात जो हम यहाँ बैठे हुए थे, जिस तरह हशरातुल अर्ज़
उनकी जो आवाज़ें सुनाई देती है जंगलात में, गांव देहात में, तो वही माहौल था। एक अच्छी रात गुजरी है, तो नाश्ता करके फिर यहाँ से रवाना होंगे। नाजिम साहब जियाले है, आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और अतराफ़ में जो इनके दोस्त है, सियासतदान है, उनके हमरा इनकी तस्वीरें भी यहाँ लगी हुई है। तो ये आपके ज़ौक़ का इजहार कर रही है। और आपके साहिबजादे नफ़ीस भी यहाँ मौजूद है। तो नाजिम साहब बाहर चलेंगे और तोंग का भी विज़िट करेंगे, साथ साथ यहाँ जो कोहिस्तान है, पहाड़ी सिलसिला है, वो भी देखेंगे। ठीक है जी, चलें। रात जब हम अंधेरे में पहुँचे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ आ गए। बस एक निशानी ये थी जो नाजिम साहब ने हमें कहा था कि टावर है, उसके बराबर मेरी औताक है। तो अब ये मुख्तसर मार्केट है, मैं मार्केट की तरफ चलूँगा। ये बस कड़ी है जो यहाँ से ताना बोला खान जाती है। दरअसल ये जो एरिया है ये ख़ुद भी तहसील ताना बोला खान का हिस्सा है, यूसी है, यूनियन कौंसल है। तो अब इसमें सामान भी लोड कर रहे हैं और पैसेंजर में इसी बस में बैठकर यहाँ से रवाना होते हैं। तोंग मेन बाज़ार है और यहाँ कुछ दुकानें हैं। ये गालिबन बेकरी है इनकी, जलेबियाँ यहाँ पर बन रही है। और दूसरी तरफ ये मज़ीद कुछ दुकानें हैं। इस दुकान पर ऊपर तारीख़ लिखी है 1990, यानी कोई 35 साल पुरानी दुकान है। ये हिजाम की दुकान है, बराबर में पान कैबिन है और ये मस्जिद है। मुख्तसर एरिया है, मुख्तसर दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। बस जो मकामी ज़रूरत की अशिया है वो यहाँ से इनको आसानी से मिल जाती है। बराबर में भी दुकान है। अच्छा, एक चीज़ देखें, यहाँ पोल है और ऊपर बिजली की तारें गुज़र रही है। लेकिन नाजिम साहब के मुताबिक 2018 से यहाँ बिजली नहीं है और मकामी तौर पर सोलर हर तरफ आप देखेंगे, हर छत के ऊपर सोलर आपको नज़र आएंगे। तो सोलर शमसी तवानाई से बिजली की ज़रूरत पूरी की जाती है। बिजली कटने की वजह क्या है? बिजली कटने की वजह ये है कि बिजली वालों ने ज़्यादा बिल भेजे, जो लोगों के पे करने से अफोर्ड से ज़्यादा था, और फिर लोगों ने बिल भी नहीं दिए, यही वजह कट गई। सही। 2018 अब 2026 यानी 8 साल हो 8 चुके साल हो हैं, गए, यहाँ बिजली नहीं है। नहीं है बिजली। ब्लॉक सीमेंट का इस्तेमाल तो अब जदीद एक निशानी है, लेकिन आप देखें कदीम निशानियाँ, मिट्टी से बने हुए घर है। ये भी दुकान है, गालिबन ये दुकान अब ज़ेर इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन निशानी के तौर पर मौजूद है। इसका दरवाज़ा है, बंद है, खिड़कियाँ है, यानी मिट्टी। वैसे रास्ते में मैंने आते हुए नोट किया था कि इस मकाम पर मिट्टी से भी तामीरात हुई है और पत्थरों से भी तामीरात हुई है। और ये एक खूबसूरत नज़ारा जो गांव देहात में देखने को मिलता है। वाटर पंप, हैंड पंप है। तो रात मैंने यही वज़ू किया था। ये मस्जिद है, पानी ज़ाया नहीं करूँगा, मीठा पानी है। ये आपकी स्कीम है? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। रात मैंने इसे वज़ू किया, मीठा पानी है, यानी इस एरिया में ज़ेर ज़मीन मीठा पानी दस्तयाब है। मेन बाज़ार में 2 बड़े दरख्त नज़र आए हैं। कदीमी दरख्त है बरगद के और अच्छा ख़ासा इसका साया भी है। और बताया गया कि यहाँ पर आटे की चक्की है। गंदम, दरअसल अतराफ़ में जो फसलें हमें नज़र आई है, प्याज है, गंदम है, कपास है। तो ये एक मकामी चक्की है जहाँ पर आटा पीसा जाता है। बेटा क्या कर रहे हो? गुलेल है, ये दिखाए ना ज़रा, इधर आए, इधर आए। इनको मैंने दूर से देखा, ये गुलेल इनके हाथ में और परिंदे का इन्होंने निशाना लिया। ये शौकिया शिकार कर रहे हो या क्या है? बड़े अरसे बाद मैं गुलेल देख रहा हूँ। वाह जी वाह, ये आपने बनाए? लकड़ी देके ये इन्होंने डिज़ाइन बड़ा अच्छा किया है। तो निशाना किस चीज़ का ले रहे थे? घेरों का। एक मारा है कहाँ है? किसी ने। अच्छा, शॉपर में रखा हुआ है, तो ख़राब नहीं होगा? ढूंढूंगा। दिखाएं दिखाएं, ये क्या है? दिखाएं ना, निकाल के दिखाएं। ये है क्या? ये तो कबूतर है। नहीं,
हाँ, घेरी है। घेरी, इसको घेरी कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, खाएंगे ये? क्या बात है भाई। नाजिम साहब की कार में बैठकर अब हम तोंग के अतराफ़ में चलेंगे और यहाँ कुछ तारीख़ी जगह है तो उनका भी विज़िट करवाते हैं। तोंग की मकामी आबादी जो मकामी बाज़ार है, कुछ ही फासले पर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाम लोहार तारीख़ी मकबरा है। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और सामने के एरिया में ये जो ऊंचाई का मकाम है यहीं पर ठहरेंगे। एक लम्हे के लिए ज़रा खामोशी इख्तियार करें और इन दरख्तों में परिंदों की आवाज़ें सुनें। यहाँ ऊपर लिखा है मुर्शिद जाम लोहार और ये इनका मकबरा है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ के सरदार थे। सदियों पहले की बात है, एग्जैक्ट तारीख़ तो नहीं मालूम, मैंने मालूम भी किया, लेकिन यहाँ इनको फ़िलहाल इस हवाले से कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी यहाँ पर नहीं पाई जाती कि ये किस सन की बात हो रही है। ये मकबरा है और ऊंचाई अच्छी खासी है यहाँ पर। तो बराबर में और भी कब्रें हैं, एक कब्र ये है, दूसरी कब्र ये है और ये तीसरी कब्र है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वही जगह है जो कराची चौकंडी में या फिर मकली कब्रिस्तान जो तारीख़ी कब्रिस्तान है, वहाँ जा बजा ये नक्शो निगार आपको नज़र आएंगे। अब जिस तरह ये कब्रें भी, यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि 3-3, 4-4 कब्रें एक एक साथ बनी है। अब जिस तरह भाई ने भी इस हवाले से ज़िक्र भी किया और चौकंडी में भी हमने यही बात सुनी थी कि इन पर आपको बहुत से निशान नज़र आएंगे। जिस तरह पगड़ी बनी है, इससे मुराद कि ये सरदार थे या फिर मर्द है। अच्छा, बाज़ कब्रों पर तलवार के निशान नज़र आएंगे तो इससे मुराद कि वो जंगजू सरदार थे, सिपा सालार थे। बाज़ कब्रों पर ज़ेवरात के निशान नज़र आएंगे, इससे मुराद ये ख़ातून की कब्र है। अब देखिए, ये 2 कब्रें यहाँ नज़र आ गई, ये 3 कब्रें हैं। ये तलवार का निशान है, ये वाज़ेह तलवार का निशान दिख रहा है और बराबर में फिर ये ज़ेवरात है, यानी वो मर्द की कब्र है और ये फिर ख़ातून की कब्र है। तो अच्छा, ये ज़ेवरात के डिज़ाइन भी मुख्तलिफ़ हैं। अब ये उस दौर की निशानी है कि ख़वातीन उस दौर में क्या पहनती थी, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है। इस कब्र पर मुख्तलिफ़ निशान हैं, बराबर पे भी कुछ और किस्म का निशान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ज़ेवरात के निशानात भी हैं, यानी ये 3 कब्रें ख़वातीन की है और बराबर में फिर ये एक मर्द की कब्र है। और इस मर्द की कब्र की निशानी ये भी है कि इसके ऊपर पगड़ी बनाई गई है। इन कब्रों के बारे में ये मालूम है कि ये तकरीबन 6 से 700 साल पुरानी कब्रें हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में अब मौजूद है, यहाँ पर इंसानी आबादी सदियों कदीम है और आज हम पहली मरतबा यहाँ दाखिल हुए हैं। तो ये देखिए, ये कब्रें जिस तरह की आपको नज़र आ रही है, ये पत्थर पे काम हुआ है और किसी मशीन से काम नहीं हुआ, बल्कि ये हाथ से इसको तराशा गया है। यानी हाथ के जो औज़ार हैं ना, उन औज़ारों से इस पर यह नक्शो निगार किए गए हैं। और सदियों पुरानी कब्रें हैं, सदियों पुराने निशानात हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। हालांकि सर्द व गर्म हालात का सामना इनको करना पड़ा, बारिश है, तूफ़ानी बारिश है, सख्त धूप, लेकिन इसके बावजूद ये कब्रें अपनी असल हालत पर आज भी मौजूद हैं। जाम लोहार का मकबरा और इसी तरह बराबर में जो कब्रें थी, बुरफत कबीले की कब्रें थी, सदियों पुरानी कब्रें थी। वहाँ से हम रवाना हुए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। ये वही रास्ता है जिस पर हम दुरेजी से यहाँ रात आए थे। तो यहीं पर एक तारीख़ी मंदिर है जो सदियों पुराना मंदिर बताया जाता है, रतन नाथ के नाम से है। ये सामने करीब ही नज़र आ रहा है और यहाँ पहाड़ी सिलसिला है। तो इस मकाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक चश्मा भी है, तो वो चश्मा भी देखेंगे और आपके साथ यहाँ के मनाजिर शेयर करेंगे। मंदिर के पास ही निचली जानिब एक चश्मा है और ऊपर से जो दिख रहा है बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ पानी है। नीचे बाकायदा यहाँ पत्थर चट्टानें नज़र आ रही है। अच्छा, ये पानी गर्म है या ठंडा है? अभी ठंडा है। ये सीढ़ियाँ भी नीचे उतर रही है और आखिरी 3 सीढ़ियाँ तो पानी के अंदर है। ये पानी बड़ा ही शफ़ाफ़ है और यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं समझ रहा था कि कोई तालाब नुमा जगह है, लेकिन इस तालाब से फिर आगे पानी बह रहा है और यहीं पर चश्मा है। इस ज़मीन से ये पानी निकल रहा है।
इन पहाड़ों के बीच इस तरह का मकाम के साफ़ व शफ़ाफ़ पानी यहाँ दस्तयाब है, तो यही वजह है कि यहाँ पर आबादी है। मैं देख रहा था कि इतने दूर शहर से इतने दूर और पहाड़ी सिलसिला खुशहाली, अगरचे जो हरियाली नज़र आ रही है वो सोलर एनर्जी की वजह से है कि लोग अब ज़ेर ज़मीन पानी निकाल रहे हैं। लेकिन सदियों पहले ज़ाहिर बात है जब सोलर एनर्जी नहीं थी तो जहाँ पर इस तरह पानी मिलता था वहीं पर आबादी कायम हो जाती थी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये पानी आगे सप्लाई हो रहा है, जो एक कुदरती इसका रास्ता बना हुआ है। गूगल मैप में मैंने यहाँ का नाम देखा था तो रतन नाथ लिखा हुआ था, मैं इसको मंदिर समझ रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि ये मकबरा है। ये रतन नाथ मकबरा, एक कब्र यहाँ पर है, बराबर में है मगन नाथ दूसरा मकबरा वहाँ पर है, यानी कब्रें है। और यहाँ आप ये देख सकते हैं ये अलाव है, यहाँ पर आग है, इसको ये मकामी तौर पर मज भी कहते हैं। यहाँ सिंध में दीगर इलाकों में भी इस तरह मैंने कब्रें देखी हैं। इन्हें बाकायदा कब्रिस्तान है, हिंदू बरादरी के कब्रिस्तान है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो यहाँ एक तस्वीर भी बनाई गई है, यह है बराबर का मकबरा मगन नाथ, ऊपर लिखा भी है बाबा मगन नाथ। और ये एक कब्र है, ये भी बिल्कुल उसी सूरत में है, यानी लंबाई में नहीं है जिस तरह मुसलमान दफनाते हैं, बल्कि इनकी कब्र इसी तरह बनती है कि ये बैठकर दफनाते हैं। यहाँ मैं बात करूँगा, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर खलीफा है, और मज़े की बात यह है कि इन दोनों मकबरों के, यानी जहाँ पर हिंदू जो बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग थे इनके, वो यहाँ पर दफन है। लेकिन जो मौजूदा खलीफा है, इनको ये खलीफा कहते हैं, मोहम्मद इलियास साहब यहाँ मौजूद है। कैसे जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं? बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आते हैं? ये गुला खान से भी आता है, अहमद खान से भी आता है, शरीफ से, गदाफ से, ये लसवेला था, उथल से, यानी इंडिया से बहुत भी दूर आते दूर से यहाँ पर आ हाँ, रहे हैं, इंडिया से बलूचिस्तान हाँ, और बिल्कुल, सिंध के जो आपने नाम बिल्कुल, गिनवाए इंडिया हैं। से भी आता है, कहाँ से? इंडिया से भी आता है, इंडिया से भी आते हाँ, हैं? राजकोट से आता है, बहुत सही। आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कब से है, आपको कितना अरसा हुआ है? हमारा पूरा खानदान है। अब हमारा जो बाप था उसने बोला हमारा एक ही पीढ़ी यहाँ ख़त्म हो गई है, उसका लफ्ज़ अच्छा। हमारे वाल साहब बोल के गया था, 21 पीढ़ी हमारा फ़कीर के अंदर जामला रतन ख़त्म हो गई है। यहाँ पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि इस मकाम पर ये जो हिंदू के तारीख़ी मकबरे है सदियों से मौजूद है, लेकिन इस एरिया में यानी तोंग में यहाँ हिंदू आबादी नहीं है। अलबत्ता अतराफ़ में हिंदू आबादी ज़रूर है, जिस तरह इन्होंने यहाँ नाम गिनवाए हैं कि इन इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। यानी हिंदू आबादी ना होने के बावजूद उनके तारीख़ी मकबरे यहाँ पर बरकरार है और उनको संभालने वाले मुसलमान हैं। जिस तरह यहाँ पर मोहम्मद इलियास मौजूद है, तो इन्होंने बताया कि हमारी एक पीढ़ी यहाँ पर ख़त्म हो गई, यानी एक नस्ल यहाँ पर ख़त्म हो गई और जद्दी पुश्ती यहाँ पर ये आबाद है और पानी यहाँ मौजूद है, फ़सलों को भी दिया जा रहा है, ये इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। और जो तारीख़ी मकामात है, जो अक़ीदत की नज़र से हिंदू बरादरी इन मकामात को देखती है, वो यहाँ हिंदू बरादरी के अफराद यहाँ आते हैं, तो उनकी जो ज़ियारतगाह है वो यहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है बुरफ़त कबीले का, वो भी मैंने विज़िट करवाया, यानी वो भी मौजूद है। और इसी इलाके में जो हिंदू बरादरी तारीख़ी मकामात है वो भी मौजूद है। यानी आप अमन के हवाले से अगर बात करें तो ये इलाका पुरअमन है। जिस तरह मुझे नाज़िम साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर आप रात को भी अगर सफ़र करेंगे तो किसी किस्म की परेशानी आपको दरपेश नहीं होगी। तो अमन व अमान के हवाले से यानी मसलकी तौर पर या मज़हबी तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ कोई ऐसी तफ़रीक नहीं पाई जाती कि कोई किसी को ज़ात की वजह से, ज़बान की वजह से या फिर मज़हब की वजह से निशाना बनाए। रोड किनारे गन्नी चाव देखकर हम रुक गए। यहाँ पर नीम के दरख्त हैं और नीम के दरख्तों के बीच एक मटका है जिसमें पानी मौजूद है। यानी यहाँ से जो मुसाफिर गुज़रते हैं या मकामी लोग गुज़रते हैं तो पीने के पानी के लिए यहाँ पर मटका मौजूद। और बराबर में एक और दिलचस्प चीज़, ये चट्टान है, पत्थर है, लेकिन इसको इस तरह तराशा गया या कुदरती तौर पर ये इस तरह बना होगा कि आप इसको बेंच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और एक और दिलचस्प चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आई है, यहाँ कंडरात है। जिस तरह मैंने बाज़ार में दिखाया कि मिट्टी के घर दुकानें वहाँ भी मौजूद हैं,
तो ये भी एक दुकान है जो रोड किनारे है या फिर किसी का घर हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये खाली है और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। 2 दरवाज़े इस जानिब से है, ये तीसरा दरवाज़ा, और ये तो मुकम्मल ओपन है। यहाँ मेरा ख़्याल है दीवार है जो गिर चुकी है, और ये आप छत देखें, लकड़ी से बनी हुई छत है। मालूम नहीं ये किसका हुजरा है, किसका घर है, किसका डेरा है या किसकी दुकान है। इसके मकीन गुज़र गए, लेकिन खंडरात ताहाल बाकी है। ये सामने रतननाथ मकबरा है जहाँ मैंने चश्मा दिखाया था कि पानी वहाँ से निकल रहा है। निकल के कहाँ जा रहा है, तो यहाँ ये रोड है और रोड के नीचे एक पाइप है। इस पाइप के ज़रिए इस पानी को आगे गुजारा गया है और यहाँ सामने तोंग की मकामी आबादी है। और भाई ने बताया इनके बकौल के 3200 एकड़ ज़मीन इस पानी से सैराब की जा रही है। जो ज़राअत है, ज़राअत को ये पानी दिया जाता है। और यहाँ भी कुछ भाई बैठे थे जो इस मकाम पर नहा रहे थे। तो ये पानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये आगे सप्लाई किया जा रहा है, यानी पानी ख़ुद ब खुद आगे बह रहा है। वहाँ चश्मे के मकाम पर ज़्यादा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था कि पानी कैसे निकल रहा है, लेकिन ज़मीन थी, एक तालाब सा बना हुआ था। अब यहाँ बाकायदा इसकी रफ़्तार आप देख सकते हैं रोशनी में, तो ये पानी यहाँ से गुज़र रहा है और मज़ीद आगे बढ़ रहा है। ये तोंग एक बहुत हिस्टोरिकल एरिया है। ये पाकिस्तान बनने से पहले ये कराची का एक तहसील था। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उसको दादू में शामिल किया गया। ये हिस्टोरिकल एरिया है। और ये जो बरफत कबीले का जो हेड होता है, जो हेड है सरदार, पहले था जाम आली लोहार और आरी बादशाह। उसके हलात के बाद ये पग उसकी आई थी जामलार पे। तो जामलार ने ये पग अपने छोटे भाई जाम हमल को दे दी, जिस ख़ानदान से ये मलिक असद सिकंदर है। तकरीबन ये 9वीं पग है। पहले तो ज़राअत नहीं होती थी, लेकिन अब जो सोलर का सिस्टम आया उसके बाद लोगों ने अपनी ज़मीनें आबाद की हैं और जो चश्मा है उस पर भी आबादी होती है। और लोग माल मवेशी, कुछ लोग इस गांव में तकरीबन 30, 35, 40 के लगभग गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। कोई हेल्थ में, कोई एजुकेशन में, कोई वाइल्ड लाइफ में है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ हैं। यही गुज़र सफ़र होता है लोगों का। धुरेजी से तोंग तक हमारा ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में नए नज़ारों के साथ।